A very good morning. We were discussing surveying, and in that we were discussing the topic chain surveying. We had discussed chaining on flat grounds in the previous lecture, and we've covered all these topics before. Let's start. हमने पिछले लेक्चर में चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड किया था, बट अब हम क्या डिस्कस करेंगे? चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। अब पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये दो डिफरेंट केसेस बने क्यों। मैं आपको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आपके पास है पॉइंट ए, हम एलिवेशन देख रहे हैं। एक एलिवेशन जा रही है इस तरीके से, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ हाइट एज का डिफरेंस है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस तरीके से ये ग्राउंड लेवल है। अब क्या दिक्कत आ रही है कि ये तो हो गया स्लोप के केस में। अब अगर मैं सिंपल फ्लैट ग्राउंड की बात करती हूँ तो ये फ्लैट ग्राउंड इस तरीके से था, पॉइंट ए और पॉइंट बी। फ्लैट ग्राउंड के केस में थिंग्स वर इजियर। वाई वर थिंग्स इजियर? क्योंकि आपने क्या करना होता था, चेन इस तरह यहाँ से स्टार्ट करी और चेन लेंथ मेजर करते गए और कहाँ पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। और ये क्या आ जाएगा आपका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल। पर यहाँ पे स्लोप के केस में क्या डिफिकल्टी आती है कि स्लोप में हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं। एक तो है ये इंक्लाइन डिस्टेंस और दूसरा है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम आप से रेफर करेंगे कैपिटल डी से, और जो इंक्लाइन डिस्टेंस है उसको हम रेफर करेंगे एल से। तो ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि एल विल बी ग्रेटर देन डी, एल विल बी ग्रेटर देन डी। स्लोप का जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा किससे? स्लोपिंग डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हमें डिसाइड करना है कि जब मैं चेनिंग कर रही हूँ तो मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए? मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए कि मुझे इंक्लाइन डिस्टेंस चाहिए? तो पहले देखते हैं आप चेनिंग कर क्यों रहे हैं। आप चेनिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको मैप पे बनाना है, कोई सर्वे मैप बनेगा या कोई आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आप कोई प्लान बना रहे हो। क्लियर? तो जब हम प्लान या मैप बनाते हैं, हम उसमें कौन से प्लेन में बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाते हैं उसको। ये इंपॉर्टेंट है, हम जब भी मैप या प्लान बनाते हैं उसको कौन से प्लेन में बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मतलब इस तरीके से बनता है आपका ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या आप इसको बोल सकते हो एक्स और वाई। तो ये वाई वाई एक्सिस है और ये कौन सा है? एक्स एक्स एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा हुआ? ये वाला प्लेन हुआ। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप क्या यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में? आपको चाहिए होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं ये वाला पॉइंट बना रही हूँ एलिवेशन में, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये एलिवेशन में है। अगर मैं इसका प्लान बनाना चाहूँ तो प्लान कैसे बनेगा? मैं इधर से ऐसे इस तरीके से एक्सटेंशंस लूंगी, यहाँ से मैंने एक्सटेंशंस ली और ये एक्सटेंशंस को मैंने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या हो गया? मेरा प्लान हो गया। दिस वॉज द एलिवेशन, दिस वॉज द एलिवेशन एंड दिस इज द प्लान। प्लान किसका है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का। तो जब मैं सामने से देखती हूँ, फ्रंट व्यू देखती हूँ, तो फ्रंट व्यू में तो मुझे वो इस तरीके से एक पहाड़ की तरह दिखाई देता है, हिल की तरह दिखाई दे रहा है। बट जब मैं उसको प्लान में देख रही हूँ तो प्लान में तो मुझे क्या दिखाई दे रही है? सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही है, और उस लाइन की लेंथ कितनी है? डी। अभी हमने बात करी थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डी। तो ये प्लान की लेंथ कितनी है हमारे पास? डी। तो जब भी हम चेन सर्वेइंग में बात करते हैं तो हम बनाना चाह रहे हैं सर्वे मैप्स या सर्वे प्लान्स, तो हम कौन से प्लेन पे करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करेंगे और अल्टीमेटली हम क्या मेजर करेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो मेरे लिए इस पूरे प्रोसेस में कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है डिटर्मिन करना? मेरे लिए ये पार्ट डी डिटर्मिन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली मैं चेनिंग में क्या ढूंढ रही हूँ? मैं इस डी को ढूंढ रही हूँ। एम आई क्लियर? तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं,
कि in case of uneven ground we need to measure the horizontal distance between the points. ये हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d मेजर करेंगे. कैसे मेजर करेंगे? आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या फिर आप कैसे मेजर कर सकते हैं, आप इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. आप स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर कर लीजिए. मतलब स्लोपिंग डिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे आप L मेजर कर लीजिए और L से आप मैथमेटिकली क्या ऑब्टेन कर लीजिए, D ऑब्टेन कर लीजिए. किया जा सकता है, बहुत सारे मेथड्स हैं. ये मेथड्स हम देखेंगे कन्वर्जन के कि L को D में कैसे कन्वर्ट करना है या L से D कैसे ऑब्टेन करना है. अब क्या बोलता है वो कहता है कि इफ द स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज अप टू 3 डिग्रीज. अगर स्लोप इतनी कम है, मतलब इस तरीके से कोई स्लोप दे रखी है आपको, तो आप इस स्लोप को स्लोप नहीं मानेंगे, आप इसको कैसा मान लेंगे, लेवल ग्राउंड ही मान लेंगे. ऑल्दो कुछ डिस्टेंस है, कुछ वेरिएशन होगा, L इज स्टिल ग्रेटर देन D, पर क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, 3 डिग्री से कम का एंगल है या 3 डिग्रीज का एंगल है, तो आप उसको क्या मान लेते हैं, लेवल ग्राउंड मान लेते हैं. तो अब देखते हैं कि जब स्लोपिंग ग्राउंड है तो हमने किस तरीके से काम करना है. सबसे पहले तो मेथड आता है आपके पास डायरेक्ट मेथड. बहुत सिंपल मेथड है, इजी टू अंडरस्टैंड. इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप, स्टेपिंग मेथड भी बोल सकते हैं. स्टेपिंग मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका पॉइंट A था और ये आपका पॉइंट B था. अब एक चीज जो हम याद रखेंगे स्लोपिंग ग्राउंड के केस में, जो हम सर्वे करते हैं वो हम सर्वे हमेशा कौन से डायरेक्शन में करते हैं, डाउन हिल में करते हैं, नीचे की ओर करते हैं. जब तो मैं स्ट्रेट ग्राउंड में थी तब मैंने आपको बोला था कि आप A to B भी जा सकते हो और B to A भी आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आपकी मर्जी आप इस डायरेक्शन में सर्वे करें, आपकी मर्जी आप इस डायरेक्शन में सर्वे करें, दोनों ही डायरेक्शंस क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे. पर जब आप स्लोपिंग ग्राउंड की बात करते हैं तो स्लोपिंग ग्राउंड के केस में आपको हमेशा कौन से डायरेक्शन में सर्वे करना होता है, डाउन हिल डायरेक्शन में. तो पहला स्टेप तो हमें ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ सर्विंग क्या है, डाउन हिल. तो हमारे पास पॉइंट A था और हमारे पास पॉइंट B था. अब पॉइंट A से मैं कौन से डायरेक्शन में जा रही हूँ, पॉइंट B के डायरेक्शन में जा रही हूँ, A to B जा रही हूँ. क्लियर. अब हम क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेपिंग है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स बना लेंगे. इस फिगर में आपको दिख रहा है हमने क्या करे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए. अब ये छोटे छोटे स्टेप्स कैसे फॉर्म करे हैं उनको देखते हैं. यहाँ पे एक स्टेप को मैंने मैग्नीफाई करके बनाया है. आप क्या करेंगे, आप पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे. पॉइंट A से जब आपने स्टार्ट करा तो जो फॉलोअर है वो कौन से पॉइंट पे पोजिशन होगा, फॉलोअर पॉइंट A पे पोजिशन होगा. और ये चेन है हमारी, जो चेन है उसको लेके कौन आगे जाएगा, उसको लेके हमारा लीडर आगे जाएगा. तो लीडर क्या करेगा, लीडर पहुंच जाएगा पॉइंट P पे. लीडर पॉइंट P पे पहुंच गया. अब लीडर ने क्या किया, लीडर ने यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगा दी और चेन को रेंजिंग रॉड से फिक्स कर दिया. लीडर ने क्या किया, एक रेंजिंग रॉड ली, इस तरीके से रेंजिंग रॉड ली. अब क्योंकि ग्राउंड में वो नीचे आया है, यहाँ पे वो नीचे आया है, कुछ हाइट का डिफरेंस है, इस लेवल पे तो है नहीं, ए लेवल पे तो है नहीं, नीचे है, तो यहाँ पे तो वो पकड़ नहीं सकता है चेन को. तो उसने किस पे टाई कर दिया, आपकी चेन हैंडल किस में फंसा दिया, रेंजिंग रॉड में फंसा दिया. अब जैसे ही उसने रेंजिंग रॉड में चेन फंसा दी, तो वो चेन क्या करेगी, वो स्ट्रेच करेगा उसको और चेन क्या हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी. चेन क्या हो गई, एकदम स्ट्रेट हो गई. और यहाँ पे पॉइंट ए पे हमने क्या किया है, पॉइंट ए पे जो चेन है उसको बिल्कुल आपने ग्राउंड पे रखा है. जो ये वाला हिस्सा है चेन का वो किस पे है, ग्राउंड लेवल पे है. और ये वहां यहाँ पे किस पे है, एयर में है. ठीक है, एम आई क्लियर. ये वाला हिस्सा चेन का किसमें है, एयर में है. ये क्या है, आपकी चेन है. अब देखो, अब हमने क्या करना है कि जब आप इस चेन को ले रहे हैं, आपने स्ट्रेच कर लिया. अब पॉइंट बी था, पॉइंट बी पे एक रेंजिंग रॉड लगी थी, पॉइंट ए पे एक रेंजिंग रॉड लगी है. आप कौन सा पॉइंट लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पॉइंट पी लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो फॉलोअर फिर से देखेगा, फॉलोअर क्या देखेगा, फॉलोअर देखेगा कि लाइन ए
P और B स्ट्रेट लाइन बनी कि नहीं बनी। ये क्या देखेगा फॉलोअर कि लाइन A, P और B स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। इनडायरेक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम कि वो देखेगा कि पॉइंट P जो है वो A और B के बीच में आया कि नहीं आया, मतलब कि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए सूटेबल है कि नहीं है। जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है तो हमारा कौन सा पॉइंट फिक्स हो गया, हमारा पॉइंट P फिक्स हो गया, पॉइंट P फिक्स हो गया। क्लियर। अब एक चीज जो हमने ध्यान रखनी है कि जब आप ये पॉइंट P सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो ये चेन की और रिंजिंग रॉड के बीच में जो ये हाइट है, ये एज जो यहाँ चेन जहां पे मैंने अटैच करी, या फिर सिंपली मैं क्या बोल सकती हूँ, पॉइंट P और पॉइंट A के बीच में जो ये हाइट h है ये किससे कम होनी चाहिए, ये 1.8 मीटर्स से कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 1.8 मीटर से कम रहे, क्योंकि अगर ये 1.8 मीटर से ज्यादा होती है तो जो लीडर है वो उसकी हाइट से बड़ी हो गई, हाइट से ज्यादा काफी बड़ी हो गई, तो ये जो चेन है ये सीधी नहीं आएगी, ये चेन क्या करेगी, सैग कर जाएगी, सैग कर जाएगी मतलब लटक जाएगी इस तरीके से। तो जब ये सैग कर जाएगी मतलब ये डिस्टेंस एग्जैक्टली वन चेन लेंथ नहीं हुआ। ऐसे तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, वन चेन लेंथ होना चाहिए था, बट क्योंकि आपने चेन सैग करा दी तो ये डिस्टेंस क्या है, वन चेन लेंथ से कम हो गया। क्लियर। तो इसलिए ये अवॉइड करने के लिए, हम नहीं चाहते कि ये वन चेन लेंथ से कम हो, हम क्या करते हैं, हम उसको हम क्या करते हैं, हम उसकी जो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो हाइट है उसको किससे कम रखते हैं, 1.8 से कम रखते हैं। अब जब हमने इस हाइट को लेस देन 1.8 रखा है तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, वन चेन लेंथ ही है। एम आई क्लियर। तो इस तरीके से आपने A से पॉइंट P डिटर्मिन किया। अब क्या करेंगे, अब जो फॉलोअर है वो कहाँ आ जाएगा, पॉइंट P पे आ जाएगा, और लीडर कहाँ चला जाएगा, पॉइंट L पे चला जाएगा। अब जब लीडर पॉइंट L पे पहुंच गया, सॉरी पॉइंट Q पे पहुंच गया, तो फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे, रेंजिंग रॉड लगाएंगे, रेंजिंग रॉड के साथ क्या अटैच करेंगे, चेन अटैच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे चेन को, और देखेंगे कि लाइन A P Q B स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, फॉलोअर बताएगा। जैसे ही फॉलोअर ने बोला कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो आपने वहां पे क्या इंसर्ट कर देना है, एरो इंसर्ट कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे एरो इंसर्ट किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी तरीके से आप पॉइंट R लोकेट करेंगे, और सिमिलरली आप क्या लोकेट करेंगे, फिर पॉइंट B लोकेट करेंगे। तो ऐसे करते करते हमने डायरेक्टली क्या लोकेट कर लिए, ये सारे पॉइंट्स लोकेट कर लिए। अब मान लेते हैं कि ये वन चेन लेंथ थी, 1C मतलब वन चेन लेंथ थी, ये भी वन चेन लेंथ थी, ये भी वन चेन लेंथ थी, और अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये भी क्या थी, वन चेन लेंथ। तो अगर मुझे डिस्टेंस AB कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस AB एक्चुअल में क्या होगा, डिस्टेंस A स्मॉल p क्यों, क्योंकि ये वाले पॉइंट को मैंने किससे डिनोट किया है, स्मॉल p से डिनोट किया है। तो A स्मॉल p प्लस कैपिटल P इंटू कैपिटल P स्मॉल q प्लस कैपिटल Q स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्मॉल b। तो ये चार डिस्टेंसेस जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हुआ ये, इसको अगर मैं लिखूं तो AB विल बी इक्वल टू वन चेन लेंथ प्लस वन चेन लेंथ प्लस वन चेन लेंथ प्लस वन चेन लेंथ विच इज इक्वल टू 4 चेन लेंथ्स। तो अगर मेरी चेन 20 मीटर की है तो टोटल डिस्टेंस AB कितना हो गया, 4 इंटू 20। ठीक है, अगर मेरी चेन 30 मीटर्स की है तो AB डिस्टेंस कितना हो गया, AB डिस्टेंस हो गया 4 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 120 मीटर्स, और ये हो जाएगा आपका 80 मीटर्स। एम आई क्लियर। तो आपने इनडायरेक्टली कौन सी लेंथ निकाल ली, आपने इनडायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लेंथ AB कैलकुलेट कर लिया। कौन सा लेंथ कैलकुलेट कर लिया हमने, ये वाला लेंथ कैलकुलेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल लेंथ AB, D, हॉरिजॉन्टल लेंथ D। एम आई क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ D ही हमें कैलकुलेट करना था, यही हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी।
तो यहाँ पे वही सेम चीज मैंने पॉइंट्स में लिखी है, ये हमने कैलकुलेशन करके देख लिया। अब आपने ये पॉइंट है ये आपने याद रखना है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस स्मॉल p और p के बीच में, या स्मॉल p और स्मॉल q और q के बीच में, या किसी भी तरीके से जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, it should not exceed 1.8 meters, that is the height of the man. Clear? So next चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स पे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट मेथड में हम जो स्लोप है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो स्लोप को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है a to c और दूसरा है c to b। ऐसे तो एक्चुअल में मुझे और क्या चाहिए, एक्चुअल में तो मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए ac का। एक्चुअल में मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ac का, जिसको मैं अगर डायग्राम से देखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, d is equal to x plus y लिखा जा सकता है। पर क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है उसके एंगल में काफी सिग्निफिकेंट मतलब स्लोप एंगल में क्या है, डिफरेंस है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल अल्फा है। पिछले केस में ऑलमोस्ट सेम था थ्रू आउट स्लोप एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लोप एंगल चेंज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जहां पे एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट लेते हैं जहां पे ये एंगल्स क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और उस एंगल पे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उस पॉइंट पे। और आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, AC और CB। फिर आप इंडिविजुअली हर स्लोप के लिए एंगल ढूंढेंगे, AC का अलग एंगल ढूंढेंगे, CB का अलग एंगल ढूंढेंगे या डिस्टेंस ढूंढेंगे, और अल्टीमेटली उनको एड अप कर देंगे टू ऑब्टेन पॉइंट D। एम आई क्लियर? तो ये आपका बेसिक मेथड है इनडायरेक्ट चेनिंग का फॉर अ स्लोप्ड सरफेस। इसमें बहुत सारे फर्दर तरीके हैं, तो केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन में अब जब हम केसेस डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ एक हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं। अब ये हमें समझ आ गया है कि जितने भी हिस्से होंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे, उनको हम इंडिविजुअली एक्स वाई जेड कैलकुलेट करेंगे और उनको एड अप कर देंगे। तो जब मैं आपको केसेस समझाऊंगी तो हम एक पर्टिकुलर पोर्शन की ही बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रही हूँ, या कभी अगर कहीं और आपने लेना है तो हम सिर्फ एक पोर्शन की, इस पोर्शन की बात करें, तो सारे पोर्शन की एक साथ बात नहीं हो रही है। एम आई क्लियर? तो इसी को हमने मैग्नीफाई करके कहाँ शो कर दिया, आपको यहाँ शो कर दिया इस पोर्शन को। और अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में अब फिर से हमारे को गिवन क्या है, या हम क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं एल कैलकुलेट कर सकती हूँ। एल बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं यहाँ से चेन रखूं और मैं यहाँ तक चेन ले जाऊं, और मैं सिंपली चेनिंग करके, जैसे फ्लैट ग्राउंड में चेनिंग करते हैं वैसे ही मैं चेनिंग करके इस एल को डिटरमिन करता हूँ। तो मुझे क्या गिवन है, या मैं क्या डिटरमिन कर सकती हूँ, वी कैन डिटरमिन या मेजर, मेजर विल बी बेटर वर्ड। मैं क्या मेजर कर सकती हूँ, एल मेजर कर सकती हूँ। तो मैंने क्या मेजर कर दिया, एल मेजर कर दिया, ठीक है। मुझे डिटरमिन क्या करना है, डिटरमिन करना है मुझे डी, डिटरमिन क्या करना है मुझे, डी। तो डी डिटरमिन करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैं अगर ये फॉर्मूला यूज करूं ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, टैन थीटा होता है, या कॉस थीटा होता है, या साइन थीटा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास हाइपोटेन्यूज है और आपको क्या चाहिए, आपके पास हाइपोटेन्यूज है और आपको क्या चाहिए, बेस। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें चाहिए क्या, हमें बेस चाहिए। तो मैं अगर हाइपोटेन्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो बेस कितना इक्वल हो जाएगा, बेस विल बी इक्वल टू h इंटू कॉस थीटा, h इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज h, ये हाइट वाला h नहीं है, ये कौन सा h है, हाइपोटेन्यूज वाला h है, हाइपोटेन्यूज वाला h। हाइपोटेन्यूज कितना है, l। कॉस थीटा कितना है, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा। अब टू डिटर्मिन दिस d, मतलब ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, क्या फॉर्मूला बचा, क्या कैलकुलेशंस आ गई मेरे पास, कैलकुलेशंस आ गई कि अगर मुझे d कैलकुलेट करना है तो d कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगी, l इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है,
डी तो मुझे ढूंढना है, एल मुझे पता है, पर मुझे क्या नहीं पता, थीटा नहीं पता। तो मुझे एक और चीज मेजर करनी पड़ेगी। क्या मेजर करना पड़ेगा? थीटा मेजर करना पड़ेगा। तो थीटा मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं, टोटल स्टेशन यूज कर सकते हैं, एबनेज लेवल यूज कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका? थियोडोलाइट। तो आप थियोडोलाइट से क्या मेजर कर लेंगे? थीटा। जैसे ही आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, आप क्या निकाल पाएंगे? डी आ जाएगा। आपने सिंपली क्या फॉर्मूला यूज करना है? एल कॉस थीटा यूज करना है। तो हमारा प्रोसीजर क्या हो गया? बहुत सिंपल हो गया। आप ये एल मेजर करें, आप ये थीटा मेजर करें, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा दें, आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये सबसे सिंपल मेथड हो गया आपका केस 1। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगेन सेम प्रॉब्लम। एल आप मेजर कर सकते हैं, तो एल का तो इशू नहीं है, ठीक है। डी आपको फाइंड आउट करना है। अब मान लेते हैं कि किसी वजह से हम एंगल मेजर नहीं कर पा रहे हैं, जो ये एंगल है हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं। तो हम किस पे चले जाते हैं? रिड्यूस्ड लेवल पे चले जाते हैं। रिड्यूस्ड लेवल का क्या मतलब है? अभी वैसे तो रिड्यूस लेवल हम लेवलिंग में डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से जो समझाना चाह रही हूँ कि आपने क्या करना है। आप मान लीजिए कि जो पॉइंट एल है, ये पॉइंट एल है और ये पॉइंट एम है, इसके बीच की मुझे हाइट निकालनी है, हाइट एच। क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये जो पॉइंट एल है इसकी मैं हाइट मान लेती हूँ कितनी? 0 मीटर्स। इसमें मैंने क्या मान लिया अपना? हाइट को 0 मीटर्स। अब जैसे ही मैं ऊपर जाती रहूंगी और मैंने किसकी हाइट मेजर कर ली? मैंने एच की हाइट मेजर कर ली। एच की हाइट मेजर कर ली, कितनी आई मेरे पास? एच मीटर्स। एच की हाइट मेजर करने पे कितनी आई मेरे पास? एच मीटर्स। एच मीटर्स आई। तो इन दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? हाइट ऑफ एम माइनस हाइट ऑफ एल कितनी है? हाइट ऑफ एम इज स्मॉल एच, हाइट ऑफ एल इज 0। तो डिफरेंस कितना हो गया इनकी हाइट के बीच में? एच का डिफरेंस हो गया। आगे बात समझ में? तो मैंने इनडायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर लिया? मैंने इनडायरेक्टली ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि ये एच कैसे मेजर करें? ये तो अज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो 0 अज्यूम कर सकते हैं। ये एच हम मेजर करते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो वो हमारा अपकमिंग चैप्टर्स में आएगा। तो हम देखेंगे कि लेवलिंग किस तरीके से करी जाती है। हम रिड्यूस लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से आप क्या डिटरमिन कर सकते हैं? आप ये हाइट एच डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी हाइट एज डिटरमिन होगी, आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास? एल स्क्वायर। बेस कितना है मेरे पास? डी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? एच स्क्वायर। मुझे इसमें से क्या क्या पता है? एल पता है, मेजर कर सकती हूँ। एच पता है, एच भी मेजर कर सकती हूँ। क्या नहीं पता? डी नहीं पता। तो मैं क्या ले जाऊं इसको? एच डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस एच को इस साइड ले गई, माइनस कर दिया, तो डी का क्या डायमेंशन हो जाएगी? अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बेसिक सिंपल मैथ्स। एम आई क्लियर? तो ये यूज करके हमने क्या निकाल लेना है? ये यूज करके हमने अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी कैलकुलेट कर लेना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड मेथड। ये मेथड थोड़ा टिपिकल है। पिछले मेथड्स तो बेसिक मैथमेटिक्स थे, तो बहुत इजी हुआ, हमें ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने कैलकुलेशंस कर ली। पर इस मेथड में हमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी, ये हमारा ये हमारा कर्व है, स्लोप है। स्लोप पे अब क्या हो रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट सी,
ये हमें डिटर्मिन करना है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d डिटर्मिन करना है। हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक चीज फिक्स कर दी। क्या चीज फिक्स कर दी? इस d को फिक्स कर दिया। कितना फिक्स कर दिया? एक चेन के बराबर। तो आप क्या करेंगे, और यहाँ पे हम अप्रोच भी उल्टी रख रहे हैं, हम यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो चेन है वो पॉइंट ए पे फिक्स की। ए पे फिक्स करने के बाद मैंने उस चेन को पूरा स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच कर दिया जितनी चेन स्ट्रेच हो सकती थी। अब हाइपोथेटिकली मैं कौन से पॉइंट पे पहुंच गई? एफ पे पहुंच गई। चेन तो मेरी स्ट्रेच हो गई, चेन पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड है। अब इस चेन को मैंने क्या किया, इस चेन को मैंने एफ पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट ए पे मैंने इसको फिक्स रखा है। और जैसे कंपास मूव करते हैं या थ्रेड मूव करते हैं, आपने इसको मूव कर दिया और आप कहाँ पहुंच गए? पॉइंट बी पे पहुंच गए। तो जो डिस्टेंस है पॉइंट ए टू एफ, ए टू एफ जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसके बीच में होगा? ए टू बी। क्योंकि ये क्या बन गए? रेडियस ऑफ अ सर्कल। कोई भी सर्कल है उसका रेडियस बन गया ये। अगर इसका रेडियस ये, अगर इसका रेडियस सर्कल का, अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या है? रेडियस है। और दोनों की वैल्यू क्या होगी? आर आर होगी। तो ये किसके भी इक्वल हो गए? रेडियस के इक्वल हो गए। तो रेडियस हमने कितना अज्यूम कर रखा था? ये तो हमने पहले ही बोल दिया था कि ये रेडियस कितना यूज कर रही हूँ मैं? 1 चेन। ये रेडियस कितना यूज किया है मैंने? 1 चेन लेंथ। तो अब क्या करना है हमें कि अब हमें इस डिस्टेंस ए एफ को मेजर करना है। ए एफ मेजर कर दिया, कितना? 1 चेन लेंथ। आप इसको 100 लिंक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक चेन में हम जनरली कितने लिंक्स लेते हैं? 100 लिंक्स लेते हैं। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएं और आप क्या करें, आप इस एंगल अल्फा को मेजर कर लें। फिर से क्या यूज करेंगे? थियोडोलाइट यूज करेंगे। और थियोडोलाइट यूज करके आप कौन से एंगल को मेजर कर लेंगे? एंगल अल्फा को मेजर कर लिया। एंगल अल्फा को मेजर कर लिया, तो अगर मैं सीकेंट अल्फा यूज करूं, सीकेंट अल्फा अगर हम यूज करेंगे तो मेरे पास कौन सी लेंथ आ जाएगी? AC आ जाएगी। AC कैसे आई? सीकेंट अल्फा कैसे यूज किया? ये AC लेंथ चाहिए थी। फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में मुझे क्या पता है? बेस पता है। मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस अपॉन कॉस थीटा। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? बेस इंटू सीकेंट थीटा। तो मैंने यही चीज यहाँ पे करी है। एम आई क्लियर? बेस कितना था मेरे पास यहाँ पे? 100 लिंक्स। 100 लिंक्स या 100 चेन्स, कुछ सॉरी 100 लिंक्स या 1 चेन, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 इंटू सीकेंट थीटा या सीकेंट अल्फा चेन्स। तो कितनी चेन हो गई? सीकेंट अल्फा चेन्स हो गई। क्लियर? तो अब मेरे पास किसका डिस्टेंस आ गया? ए टू सी पॉइंट का डिस्टेंस आ गया, सीकेंट अल्फा चेन्स। सीकेंट अल्फा चेन्स। अब मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ AC है। AB लेंथ कितनी है? AB लेंथ है 1 चेन। AB लेंथ कितनी है? 1 चेन। तो अगर हम देखें तो मेरे पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन सा आ रहा है? ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है डिस्टेंस B। एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या आ रहा है मेरे पास? डिस्टेंस BC। तो ये BC जो डिस्टेंस है इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो BC डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? AC की लेंथ है माइनस AB की लेंथ भी मेरे पास है, तो इनको माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? BC की लेंथ आ जाएगी। इस BC की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूजल डिस्टेंस। हाइपोटेन्यूजल डिस्टेंस या हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। ठीक है? तो इस हाइपोटेन्यूजल अलाउंस को कैसे निकाल सकते हैं? AC कितना था? AC था सीकेंट अल्फा टाइम्स चेन। ठीक है? और AB कितना था? 1 चेन। तो ये हो गया, और आप क्या कर सकते हैं? इसको माइनस करके क्या कैलकुलेट कर देंगे? हाइपोटेन्यूजल डिस्टेंस। अब जब आप नेक्स्ट डिस्टेंस मेजर करने लगेंगे तो नेक्स्ट चेन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप पॉइंट C से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हाफ को मेजर कर देंगे, जो भी इसके आगे का
पोर्शन होगा इस तरीके से टू रीच पॉइंट Q। एम आई क्लियर? तो ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको पहले मेन इसमें जो कैलकुलेशन करने को आती है वो आती है इस हाइपोटेन्यूजल अलाउंस की कैलकुलेशन करने को आती है। तो इस हाइपोटेन्यूजल अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम? BC डिटर्मिन करके। BC कैसे डिटर्मिन होगा? AC माइनस AB करके। तो AC हो गया आपका सीकेंट अल्फा और AB कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 1। दोनों क्योंकि यूनिट्स क्या हैं दोनों के? चेन्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे दे रखा है कि एक चेन की लेंथ है 20 मीटर। एक चेन की लेंथ 20 मीटर है और अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्रीज। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? इट इज गिवन दैट one chain is equal to 30 meters. One chain is equal to 30 meters and alpha is equal to 30 degrees. दोनों ही 30-30 ले लिया, ठीक है। alpha is equal to 30 degrees. Determine the hypotenusal allowance. तो hypotenusal allowance determine करना है। तो determine hypotenusal allowance. Hypotenusal allowance. तो कैसे होएगा वो आएगा BC. BC will be equal to AC minus AB. AC minus AB. AC कितना होएगा? Secant alpha into one chain. Secant alpha into one chain. One chain कितना है? 30 meters. माइनस वन चेन कितना है? 30 मीटर्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर 30-30 कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकती हूँ 30 इंटू सीकेंट अल्फा माइनस वन चेन। सीकेंट अल्फा माइनस वन चेन। तो सीकेंट अगर मुझे निकालना हो सीकेंट अल्फा तो आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर से cos 30 डिटर्मिन कीजिए और उसको 1 डिवाइडेड बाय आंसर कर दीजिए। तो आपके पास सीकेंट अल्फा की वैल्यू आ रही है 30 इंटू 1.154 minus 1 तो this is 30 into 0.154। तो आंसर आता है आपका इक्वल टू 4.64 मीटर्स। ये मीटर्स क्यों आया? क्योंकि 30 मीटर्स में दी है चेन। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूअल अलाउंस BC कितना आ गया? 4.64 मीटर्स। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। आज हमने स्लोपिंग ऑन ग्राउंड्स कवर किया है। थैंक यू।